जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्थान नौहर के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं सीईटी 2024 के लिए महत्वपूर्ण मैथ के 20 प्लस क्वेश्चन, जिनसे आपको एग्जाम में पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अच्छे कॉन्सेप्ट प्लस शॉर्ट ट्रिक की क्लास रहेगी। जो साथी अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं। यदि a प्लस बी इक्वल टू 0 है और a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर का मान 40 दे रखा है, तो उसने पूछा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल लगा लेना, जरूर देख के जाना अच्छे से। चलिए सीखते हैं भाई। हमें क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी क्या दे रखा है, 0 के बराबर दे रखा है। और दूसरी वैल्यू दे रखी है उसने a स्क्वेयर बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर का टोटल दे रखा है कितना, 40। फिर जो ज्ञात करना है उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। देखो हमें क्या करना है, समीकरण नंबर जो 1 लिखी है इसका दोनों तरफ वर्ग कर दो भाई। क्या कर दो, वर्ग कर दो। 0 का स्क्वायर तो 0 रहेगा ही, हमें क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करनी है। तो a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर का सूत्र होता है, ध्यान रखना, सदैव याद रखना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और क्या रहेगा, 2ab फिर दो बी सी और 2ca। और ये किसके इक्वल चल रहा है, 0 के। अब देखो यहां से हमारे पास है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर और 2 मैंने क्या किया है, आगे सभी में कॉमन ले लिया है। तो ab प्लस बी सी प्लस सी ए आ गया हमारे पास 0। हमें देखो सवाल में वैल्यू दे रखी है उसने, ऊपर a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर का मान दे रखा है उसने 40 भाई। तो 40 प्लस के 2 जो पूछा है वो ब्रैकेट में आ गया। देखो ए बी पूछा है, प्लस में बी सी पूछा है, प्लस में सी ए, इसका मान पूछा है। जो 40 प्लस का था इधर 0 की साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किसके बराबर हो गया, हमारा प्लस की संख्या जब इधर आई तो क्या होगी, माइनस होगी। ये 2 गुणा में था, क्या आ गया, भाग में आ गया है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या आ गया, -40/2। क्या आ गया आपका आंसर, -20। अच्छा सवाल है, यही आपका आंसर है। देखिए शॉर्ट वो है जिसमें आप कैलकुलेशन खा जाओ। तो मेरे को आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराना है कॉन्सेप्ट बता करके, तो लाइनें नहीं खाई है, पूरी कैलकुलेशन की है, अच्छे से देखिएगा, है ना। चलिए आंसर क्या हो गया इसका, -20 आपका आंसर हो गया। देखो वापस से देखते हैं हमने क्या किया है। जो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखा है, हमने उसकी क्या कर दी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया भाई। स्क्वायर करने पर a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, सदैव याद रखिए, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और प्लस में 2 गुणा में पहली दोनों संख्या, फिर 2 गुणा में अगली दोनों, 2 गुणा में पहली और तीसरी संख्या का गुणा। ये किसके बराबर चल रहा है, ये 0 के बराबर चल रहा है तो 0 लीजिए, अगर कोई किसी चीज़ के बराबर होता तो वो वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हमने क्या किया है, आगे के जो पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे ही लिखा है, आगे वालों में हमने 2 को क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। लेते ही ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ब्रैकेट में बचा है और यही हमको ज्ञात करना है। और सवाल में देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें कितना देर का है, 40 देर का है, जो कि वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है। अब ये 40 प्लस का था, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस का हो गया, 2 गुणा में था, इधर आया भाग में हो गया, -20 आपका आंसर है, आ गया। जिस साथी को सूत्र याद नहीं होता कि हमें नहीं पता सर a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर क्या होती है, हमें नहीं पता, तो उसको ये तो पता है कि किसी के ऊपर 2 घात है, इसका मतलब वो 2 बार वैसी ही संख्या है, गुणा है। जैसे 2 की स्क्वायर है तो 2 गुणा 2, 3 की स्क्वायर है तो 3 गुणा 3, तो हमने उसको 2 बार लिखा है। अब a का अंदर गुणा कर दीजिए, सभी के साथ गुणा होगा, ध्यान रखना। तो a का पहले a के साथ हुआ तो a स्क्वायर, b के साथ हुआ तो ab और c के साथ हुआ तो ac आ गया। ऐसे इस b का सभी तीनों के साथ गुणा होगा तो b गुणा a b या ba कैसे भी लिख दो, तो हमने लिख दिया ab। आगे पीछे कैसे लिख सकते हो, b गुणा b स्क्वायर हो गया, b गुणा में c bc हो गया। ऐसे ही c का भी इन तीनों के साथ गुणा होगा तो a गुणा में c ac, b गुणा में c bc और c गुणा में c स्क्वायर हो गया। अब जो जो स्क्वायर है उसको एक साइड लिख लो, a स्क्वायर सबसे पहले स्क्वायर, फिर आया b स्क्वायर, फिर c स्क्वायर।
अब देखिए यहां पर ए बी है, एक ए बी है, कितने हो गए हमारे पास, 2 ए बी हो गए। ऐसे ही देखिए बी सी है और यहां पर और बी सी है, तो कितने हो गए, 2 बी सी हो गए। सी ए या ए सी क्या हो गए, 2 ए सी हो गए। तो यही तो फॉर्मूला पढ़ा था हमने, 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए। तो वो फॉर्मूला जिसको ना याद हो वो यूं कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल रहेगा, जरूर देख करके जाना। जिस साथी को कोई दिक्कत आ रही है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इसकी पीडीएफ चाहिए तो जरूर बोलना, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आपके सीईटी के लिए भाई, ठीक है। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, शानदार सवाल रहेगा। यदि x प्लस वाई क्या दे रखा है हमें, 36 दे रखा है। अगली वाली शर्त में क्या कह रखा है उसने, वैल्यू पूछी है भाई, x माइनस के 27 की पावर 3 की, और ऐसे ही y माइनस के 9 की पावर 3 की मान पूछा है कि क्या इसका मान क्या होगा। देखिए जब भी ऐसे सवाल मिले आपको, सुनना मेरी बात, जब भी ऐसे सवाल मिले जो x के साथ जो वैल्यू दी हुई है, y के साथ जो वैल्यू दी गई है वही वैल्यू पुट करके देखिए। हमने देखो x के साथ 27 है तो हमने 27 रखी, y के साथ 9 है हमने 9 रखा है। क्या ये वाली समीकरण इसमें पुट करने पर वैल्यू संतुष्ट कर रही है। देखो x का मान 9 और y का मान 27 रखा, तो 9 प्लस के 27 इक्वल टू हमारे पास आ गया 36। बिल्कुल सही, संतुष्ट कर गई। इसकी मतलब वैल्यू ही पुट करनी है हमें बस वैल्यू पुट करनी है। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 27 माइनस के 27, और इसकी पावर हो गई 3। ऐसे ही y का मान कितना हमारे पास वैल्यू से आ गया, 9 माइनस के 9 की पावर 3। हम जानते हैं 0 की पावर 3 0, 0 की पावर 3 0। हमारा आंसर क्या आ गया, 0 आपका आंसर हो गया। अच्छा सवाल रहेगा, ध्यान रखना वैल्यू ही पुट करनी है। ये जिससे हिंट लग जाएगी वो 1 सेकंड में, 1 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड के अंदर अंदर ये सवाल कर लेगा। देखने की जरूरत है, देखते ही आंसर पता चल जाएगा। देखो 27 और 9 पता चल गया 36 है, वैल्यू पुट की 27 माइनस 27 0, 9 माइनस के 9 0, तो 0 प्लस 0 ये सीधे ही उत्तर हो जाएगा, बॉल पेन हिलाने की जरूरत ना पड़े। बट अच्छे से सीख लेते हैं। तो ध्यान रखना ऐसे सवाल आने पर वैल्यू पुट करके देखिए, ठीक है। चलिए आगे वाले सवाल में बढ़ते हैं। ऐसा ही एक और शानदार सवाल लेते हैं, वैल्यू पुट करने वाले। देखिए हमें दे रखी है उसने x प्लस वाई का मान कितना, 1। पूछा क्या है उसने, x की 3 प्लस में 3 xy और प्लस के y की 3 की पावर का मान पूछा है। वैल्यू पुट करना हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की, x की वैल्यू पुट कर दी हमने 0 और y की वैल्यू हमने पुट कर दी 1। देखो हम जानते हैं 0 प्लस का 1 जो कि किसके बराबर है, 1 के बराबर है। बिल्कुल सही, संतुष्ट कर गया। वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी, 0, 3 गुणा में 0 गुणा में y प्लस के 1 की 3, ये भी 0, किसी संख्या के साथ गुणा हुआ 0 का तो 0, 1 की पावर 3 का मान 1। आपका आंसर यहाँ से कितना आ गया, 1 आपका आंसर हो गया। तो आपका आंसर हो जाता है सी। करना क्या है, बस वैल्यू पुट करके देखनी है। x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 1 रखी और रखते ही संतुष्ट कर गया। यही वैल्यू हमने उसमें रख दी है और आपका आंसर है आ गया। आगे वाले सवाल पर बढ़ते हैं। पहला सवाल और 4 नंबर सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। अच्छे से जरूर देख करके जाना। सवाल जो दे रखा है उसकी बात करें तो उसने दे रखा है 17 की पावर 3, फिर दे रखा है 7 की पावर 3। यहां पर बराबर में दे रखा है 24 के, बट्टे में क्या दे रखा है इसके, 17 की 3 प्लस 7 की 3 के, 7 की स्क्वायर प्लस में 17 की स्क्वायर प्लस 7 की स्क्वायर और माइनस का के, और उसने के की वैल्यू पूछी है। सबसे अच्छा सवाल है। देखो हमें कुछ नहीं करना, जो संख्या नीचे है उसको ऊपर ले आएंगे गुणा में। हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ 17 की 3 प्लस में 7 की 3 किसके बराबर आ गया, 24, और गुणा में क्या आ गया आपके पास में 17 की स्क्वायर प्लस में 7 की स्क्वायर और माइनस का के। अब एक अच्छा सा फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, जरूर याद कर लेना। वो होता है a की 3 प्लस b की 3 का फॉर्मूला होता है a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के ए बी या बी ए प्लस माइनस के ए बी। ये याद रखना आपके लिए फॉर्मूला रहेगा। देख लो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 17 की 3 प्लस 7 की 3, वैल्यू पुट कर दो क्या हो जाएगी हमारे इस फॉर्मूले से,
17 प्लस के 7 ब्रैकेट में क्या आ गया 17 की स्क्वायर प्लस में 7 की स्क्वायर माइनस के 17 गुणा में a गुणा में b। यहाँ पर a का मान देखो 17 और b का मान कितना है 7 है, तो a गुणा में b किसके बराबर चल रहा है देखिए 24, फिर क्या है 17 की स्क्वायर प्लस में 7 की स्क्वायर और माइनस के बराबर चल रहा है। जब हम यहाँ से कंपैरिजन करेंगे देखो इन दोनों का, तो 17 और 7 कितने हो गए 24, यहाँ भी 24 है। यहाँ से देखिए 17 की स्क्वायर, यहाँ भी 17 की स्क्वायर, ये 7 की स्क्वायर, ये भी 7 की स्क्वायर, ये माइनस का के और ये माइनस की संख्या। इसका मतलब माइनस के आगे जो संख्या है वो क्या है के है, यहाँ माइनस के आगे के है। इसका मतलब के का मान क्या आ गया आपके पास में 17 गुणा में 7 आ गया, जिसका मान क्या होगा आपके पास में 119 होगा। आंसर है ये, सबसे अच्छा सवाल है, ध्यान रखना इसका आंसर हो जाएगा आपके पास में 119। वापस से देख लीजिए, बेहतरीन सवाल है। उसने दिया है 17 की 3 प्लस 7 की 3 और बट्टे में दे रखा है 17 की स्क्वायर प्लस 7 की स्क्वायर माइनस का के और बराबर में 24। हमने नीचे की संख्या को 24 के साथ ले आए हैं। हमें पता है नीचे की संख्या बराबर में आती है तो ऊपर आ जाती है, तो 24 गुणा में 17 की स्क्वायर प्लस 7 की स्क्वायर माइनस के यहाँ पर लिख दिया गया है हमारे द्वारा। अब हम जानते हैं a की 3 प्लस b की 3 का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि इस पर अप्लाई करेंगे हम, तो वो होता है a प्लस बी गुणा में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो देखिए वैल्यू पुट की है हमने इस फॉर्मूले में। 17 की क्यूब को क्या लिखेंगे 7 प्लस के 7 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 17 की स्क्वायर प्लस 7 की स्क्वायर माइनस 17 गुणा में 7 बराबर में हमारा चल ही रहा है 24 प्लस में 24 गुणा में 17 की स्क्वायर प्लस 7 की स्क्वायर माइनस के बराबर। अब हम दोनों तरफ तुलना कर लीजिए, देखो 17 और 7 24, काटना चाहो काट लो वरना तुलना ही कर लो। यहाँ पर भी 24 है और यहाँ भी शुरुआत में 24 है भाई, ठीक है। 17 स्क्वायर है, यहाँ भी 17 है, यहाँ 7 का स्क्वायर और उधर भी 7 का स्क्वायर है। अब हमारे पास माइनस के 17 गुणा में 7 है और वहाँ पर क्या होगा माइनस का के। हमें पता है दो संख्याएं कब बराबर हो सकती है, जब सारे मान बराबर हो गुणा के। तो यहाँ पर 17 गुणा में 7 क्या होगा के बराबर आ जाएगा। तो 17 का 7 से गुणा करते हैं तो 119 आपका आंसर रहता है। अच्छा सवाल है भाई, जरूर पढ़ के जाइए। अगला सवाल ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको जल्दी करना है तो वैल्यू पुट करना सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है। जैसे में एक और सवाल आपके पास आ गया है, a की 3 प्लस b की 3 इक्वल टू 217 और दिया है a और b का जोड़ कितना 7। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वैल्यू पुट करके देखनी है। देखो हमने a की वैल्यू पुट की 1 और b की वैल्यू पुट की कितनी 6, संतुष्ट कर गई। यहाँ पर भी वैल्यू पुट करके देखो a की 3 प्लस में 6 की 3, अगर ये 217 के बराबर है तो ये वैल्यू बिल्कुल सही है। देखिए 1 प्लस में 216 है, बिल्कुल संतुष्ट कर गया, सही मान है। तो हमसे पूछा क्या है, a और b का गुणा ही पूछा है। इसका मतलब हमने देख रखा है, देखिए a का मान है 1 और b का मान है 6, 1 गुणा में 6 आपका आंसर आ गया 6। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6। देखिए ये तो होता है वैल्यू पुट करने का तरीका। अगर आप वैल्यू नहीं पुट करना चाहते तो ध्यान रखिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। वो क्या होता है, जिसको नहीं ये लगाना वैल्यू पुट वाला, तो फॉर्मूला होता है देखो a प्लस बी की 3 का फॉर्मूला होता है a की 3 प्लस b की 3 प्लस में 3 ab a प्लस b। ये वैल्यू पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। जिसको ये फॉर्मूला भी ना याद रहे तो क्या करना है, देखो a की 3 b की 3 को हम लिख सकते हैं a प्लस बी की स्क्वायर और गुणा में a प्लस बी, ये सेम ही होता है। अब इसका स्क्वायर हम जानते हैं, जो वैल्यू आए उसको a के साथ गुणा कर देना फिर b के साथ गुणा कर देना, आपकी वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ पर देखो a प्लस बी की 3 की वैल्यू दे रखी है, उसने कितनी दे रखी है, a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 7। हमने वैल्यू ही पुट की है, यहाँ पर 7 वैल्यू पुट की, 7 की 3 हो गई। और आगे क्या दे रखा है, a की 3 प्लस b की 3 का मान दे रखा है कितना 217 दे रखा है। हमने वैल्यू पुट की 217 प्लस में 3 ab और a प्लस b का मान हमें दे रखा है कितना 7 है, उसने दे रखा है भाई। देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये वैल्यू ही पुट की है।
217 3 की पावर 7 की पावर 3 होती है 343। 217 प्लस का था, इधर आया माइनस का हो गया। हमारे पास बच गए 3ab और गुणा में क्या है भाई 7 है। अब देखिए यहाँ से जब हमने घटाया तो हमारे पास 13 में से 7 गया 6 और 4 में से 1 गया 2 और 1 3ab गुणा में है 7। अब देखिए हमारे पास ab का मान क्या आ गया 126 और बट्टा में क्या है 21। काटेंगे 7 गुणा में 3 21 हो गया, बट्टे में आ गया, इधर ध्यान रखना भाग में आ गया, तो ये मान आ गया अपने पास में 6 और उसने a गुणा b का ही तो मान पूछा है। तो यहाँ पर हमें थोड़े स्टेप लंबे चलने पड़ते हैं और वैल्यू पुट करना हमारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहता है, जिससे आप 10 से 5 सेकंड में या 5 से 10 या 10 से 15 सेकंड में आप सोल्व कर लेंगे। इसमें आपको कम से कम आपको 40 से 45 सेकंड लग सकते हैं, हो सकता है 1 मिनट लगे। तो दोनों ही तरीके हैं, आप दोनों तरीके देख लीजिए। याद रखना ये फॉर्मूला भी महत्वपूर्ण रहेगा आपके पास में कि a प्लस b की 3 की फॉर्मूला क्या रहता है, a की 3 प्लस b की 3। जो पहले पढ़ा था वो a की 3 प्लस b की 3 थी और ये है a प्लस b की होल क्यूब का फॉर्मूला है भाई। a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab और मल्टीप्लाई में है a प्लस b। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें वैल्यू पुट करने के बाद में भी आपका आंसर 6 ही आएगा। चलिए आगे वाला सवाल अच्छा चलते हैं, किस पर लाभ हानि का सवाल चलते हैं भाई। कहता है एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा, कितने रुपए में बिकी, वो 810 रुपये में बेची जाती है। यदि हानि 20% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो याद रखिए हमें जब भी कोई वैल्यू माननी हो तो 100 मान लो, 100 का 10% हानि क्या होता है 90 रुपये। तो एक फॉर्मूला याद रखना है हमें, दिया हुआ और जो भी उससे संबंधित मान है उसको नीचे लिखो, संबंधित मान, और गुणा में जो पूछा है वो ज्ञात करना है, यहाँ लिख लेना। तो ऐसे सवाल आपके 5 सेकंड में हो जाएंगे। इस वैल्यू ही पुट करनी है। देखो उसने क्या दे रखा है 810 रुपये दे रखे, क्या दे रखा है 810 रुपये विक्रय मूल्य है। कब, जब 10% की हानि हो। इसका मतलब 100 वाली चीज 10% की हानि कितने में बेची है 90 में। 810 भी विक्रय मूल्य है और तो विक्रय मूल्य कितना हो गया हमारा 90 हो गया, क्यों 10% हानि है तो ये 90 की वैल्यू है भाई। फिर उसने कहा है यदि हानि 20% हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। खुद बताओ 100 रुपये वाली चीज 20% हानि, इसका मतलब कितने रुपए में बेची 80 विक्रय मूल्य हो गया। इसने ज्ञात क्या करवाया हमसे 80 करवाया है। बस यही है, वैल्यू पुट करनी थी। आपका आंसर आ जाएगा 9 से 9 बार कट गया, मान आया कितना 720 रुपये। एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, दिया हुआ बट्टे संबंधित गुणा ज्ञात करना। देखो 10% हानि, इसका मतलब 100 वाली चीज कितने में 90 में, तो ये 810 रुपये भी क्या दे रखा है बेची, इसका मतलब विक्रय मूल्य। तो वहां पर 90 की वैल्यू किसके बराबर होगी आपकी, 90 की वैल्यू हो गई 810 के बराबर। एक की वैल्यू कितनी होगी 810 बट्टा में 90। ठीक है, ये लंबा सीखें तो पड़ जाता है भाई, वरना यहाँ पर एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। अब देखो उसने कहा यदि हानि 20% की हो, इसका मतलब वस्तु कितने की होनी चाहिए 100 की वैल्यू 100 पर 20% की, यानी इसका मतलब 80 की बात पूछी है। एक का मान पता है, 80 का निकालना हो तो क्या किया जाता है 80 का मल्टीप्लाई किया जाता है। आपका मान यही आएगा 720 रुपये। तो याद रखना है दिया हुआ बट्टे में संबंधित गुणा में ज्ञात करना। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट से भी सीख लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम सवाल में। कहता है एक बल्ले की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है 180 रुपये। यदि लाभ 20% है तो बल्ले का विक्रय मूल्य क्या है। अच्छा सवाल है, देखो पीछे वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करके देखें। ऊपर अंतर दिया हुआ है, कितना दिए रखा है दिया हुआ 180 रुपये अंतर है। किसका अंतर है, लागत मूल्य है और विक्रय मूल्य का है। माना लागत मूल्य 100 रुपये, विक्रय मूल्य देख लेंगे। देखो यदि 20% लाभ होता है, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना रहा होगा 120। तो 100 और 120 का अंतर कितना आया 20। ऊपर अंतर है तो नीचे भी अंतर लिखो, ऊपर किसी की वैल्यू है तो नीचे उसी की संबंधित वैल्यू लिखो। अब उसने कहा है बल्ले का विक्रय मूल्य बताओ, वो विक्रय मूल्य कितना था 100 वाली चीज 20% लाभ पर कितने में बेच रहा था 120 का मान पूछा है। बस आपका मान आ जाएगा 12 निमा 108, 1080 आपका आंसर है।
सिंपल सा है, दिया हुआ बट्टे में संबंधित गुणा में ज्ञात करना। हमने मान लिया, मानते हो आप तो लागत मूल्य 100 मान लेना। 20% लाभ पर बेचा तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 120। 100 और 20, 120 के बीच की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। तो वो अंतर ही तो है, तो इसका मतलब 180 किसके बराबर है, या 20 की वैल्यू 180 के बराबर, 1 की वैल्यू 180 बट्टा में 20। ज्ञात क्या करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, जो कि 20% लाभ, इसका मतलब 120 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमारे वाला फॉर्मूला दिया हुआ बट्टे संबंधित गुणा ज्ञात करना लग जाएगा। दिक्कत आए कोई भी तो आप जरूर कमेंट कीजिए, हम इस पर बकायदा पूरा की पूरी एक क्लास लेकर के आ जाएंगे लाभ हानि पर, ठीक है। अभी हम महत्वपूर्ण वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो सीईटी में आ सकते हैं, उसके बाद में हम इनके टॉपिक टू टॉपिक वीडियो डालेंगे मैथ के, बेफिक्र रहिए। आगे के सीईटी जो +2 का एग्जाम रहेगा, या जीडी का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर वालों के लिए भी महत्वपूर्ण वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। अगले वाले सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। देखो उसने कहा एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 6000 और 7 वर्ष में कितनी हो जाती है 6750 हो जाती है, वह धनराशि बताओ। देखो पहले कॉन्सेप्ट से कर लेते हैं, फिर इसकी भी शॉर्ट ट्रिक कर लेंगे। देखो उसने कहा है 4 वर्ष में 6000 हो जाती है, इसका मतलब राशि 6000 हुई है, तो ये 6000 रुपये क्या है आपका मिश्र धन है। और हम जानते हैं मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस में ब्याज होता है। और ये कितने 4 साल बाद में, इसका मतलब 4 साल का ब्याज मिला होगा। तो मूलधन और 4 साल का ब्याज मिलकर के क्या हो गया मिश्र धन, जो कि मेदेर का है 6000 रुपये। फिर देखो उसने क्या दिया है 7 वर्ष में, इसका मतलब मूलधन और प्लस में 7 साल का ब्याज होगा, तो ये धन कितना हो जाता है 6750। अब उसने धनराशि पूछी है। देखो एक तरीका तो ये है कि आप पहले पी हटा दो और फिर वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, तो आपके पास ये वाला तरीका भी सही रहेगा। तो समीकरण नंबर ये 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। हमने 2 में से 1 घटा दिया, या 1 में से 2 जो सही लगे। हमने समीकरण नंबर 2 में से 1 घटाया, घटाने के बाद में हमने देखिए पी से पी कट गया, 7 में से 4 गया, कितना बचा 3, ऐसा ही बचा। 6750 में से 6000 गए, कितने पास बचे 750। तो एसआई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 750 और बट्टा में 3, 750 बट्टे में 3। हम जानते हैं ये आ गया अपने पास में 250, ठीक है, भाग देने पर 250 आ गया। अब किसी भी समीकरण में आप वैल्यू पुट कर दिए, जैसे पहली समीकरण है P प्लस में 4, एसआई का मान कितना हो गया, किसके बराबर हो गया भाई, ये 6000 के बराबर। समीकरण नंबर 1 में वैल्यू पुट किए, हमारा मान आ गया P बराबर प्लस के 1000 बराबर में 6000। हमारा P का मान कितना आ गया 6000 और माइनस के 1000, 5000। तो ये है कॉन्सेप्ट से करने का तरीका। वापिस से देख लेते हैं। देखो उसने क्या कहा, उसने कहा है कि 4 वर्ष में 6000 रुपये हो जाते हैं कोई धन, इसका मतलब P के साथ में कितने साल का 4 साल का ब्याज जुड़ा होगा। ब्याज प्लस में मूलधन, या मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है मिश्र धन होता है। 6000 रुपये राशि हो जाती है, इसका मतलब ये मिश्र धन है भाई। ऐसे ही 7 वर्ष बाद में 6750 हो जाती है, इसका मतलब मूलधन है और उसमें 7 साल का ब्याज जुड़ा है, तब जाकर के ये राशि मिली है, तो मिश्र धन हो गया। हमने देखो 2 में से 1 घटाया, तो P प्लस के 7 SI में से क्या घट गया माइनस के P प्लस के 4 SI घटाया है इधर बराबर में, और उधर जब बराबर में देखेंगे तो ये है 6750 माइनस के 6000। तो ये P प्लस का था, प्लस के 7 SI, माइनस का अंदर गुणा हुआ तो माइनस के P और माइनस के 4 SI। तो P से P कट गया, 7 में से 4 गया, 3 SI यहाँ से आ गया, किसके बराबर में 750 के बराबर में, और 3 इधर भाग में आया, तो SI की वैल्यू आ गई 250। कौन सी भी समीकरण में रख दीजिए, हमने 1 में रखी, तो हमारा P प्लस में 4 यहाँ SI की वैल्यू पुट कर दी और सोल्व करने पर मान आ गया 5000। ये है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर देखिए शॉर्ट ट्रिक करें तो खुद बताओ यहाँ पर क्या दे रखा है, 4 वर्ष में कोई राशि है 6000 रुपये, और 7 वर्ष बाद में वो कितनी हो जाती है 6750। इसका मतलब 4 साल वाली चीज़ 6000 की है, 7 साल में कितनी बड़ी है पहले तो वो देखते हैं। हमें पता चला कि 7 साल में कितनी बड़ी 6750 और माइनस के 6000,
कितनी बढ़ी है 750। 4 से 7 में बढ़ी है, इसका मतलब ये 3 साल में बढ़ी है। तो 1 साल में कितनी बढ़ी? 250। 1 साल में जब 250 रुपये बढ़ रही है तो खुद बताइए, उसने शुरुआत में ही दिया है कि 4 साल में 6000 रुपये हो जाती है। इसका मतलब 4 साल में, 1 साल में 250 बढ़ रही है तो 4 साल में कितनी बढ़ी होगी? 1000 रुपये। ये लो भैया, और 6000 रुपये मिश्रधन था ही हमारे पास, तो 6000 माइनस के 1000, 5000 रुपये आ जाता है। डायरेक्ट करने का तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइंड में हो जाती है कैलकुलेशन। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रख लेना, ये सवाल अच्छा सवाल बन करके आता है, ठीक है। तो अगर शॉर्ट ट्रिक करनी है तो यही ध्यान रखना है कि 3 साल में बढ़ा है 750 रुपये, इसका मतलब 3 साल का ब्याज ही मिला है 750। 4 से 7 वर्ष में हुआ है, 4 में 6000 रुपये थी, बाद में हमें 6750 मिला है, इसका मतलब 3 साल का ब्याज जुड़ करके मिला है ये। तो ब्याज कितना मिला है? 750 रुपये। तो 1 साल का कितना हो गया? 250। 4 वर्ष में 6000 रुपये हो जाती है, इसका मतलब 4 साल में ब्याज कितना मिला होगा? 250 गुणा में 4, 1000 रुपये। 1000 रुपये जुड़ करके 5000 होते हैं, तो 1000 रुपये किस में जोड़ोगे भाई? मूलधन में। तो 5000, तो आपका आंसर हो जाता है डी, 5000 रुपये। चलिए आगे 9 नंबर सवाल पर चलते हैं। बढ़िया सवाल लेकर के आते हैं एक और, साधारण ब्याज पर ही चलते हैं। कहता है साधारण ब्याज पर निवेशित कोई निश्चित धनराशि, अब हम मान लेते हैं कोई भी धनराशि है, वो मूलधन मान लीजिए, धनराशि होती है मूलधन, 100 रुपये मान लीजिए भी, कोई दिक्कत नहीं है। आप पी मानो पी मान लेना, एक्स मानो एक्स मान लेना। क्या कहता है? 12 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, इसका मतलब समय कितना दे रखा है? 12 वर्ष दे रखा है। ध्यान रखना, पढ़ना ये चीज कि धनराशि 4 गुनी हुई है तो 100 रुपये कितने हो गए? 400। अगर कहे ब्याज 4 गुना हुआ है तो अब 400 रुपये ब्याज होता है। ध्यान रखना, यहां पर उसने कहा है कि निश्चित धनराशि 12 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है। धनराशि 4 गुनी होगी, इसका मतलब मिश्रधन है भाई। तो मिश्रधन कितना हो गया? 100 का 4 गुना 400 रुपये। खुद बताओ ब्याज कितना मिला? 100 से 400 हुआ है, इसका मतलब 300 रुपये ब्याज। और एसआई का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बट्टा में 100 होता है। ध्यान रखना एसआई का। तो यही वैल्यू पुट की है। मूलधन हमने 100 मान रखा है, दर हमें निकालनी है भाई आर, समय हमने लिख दिया है 12 और बट्टे में 100 से 100 कट जाएगा, 12 से काट दिया, देखो इसको आर आ जाएगा हमारे पास में 300 बट्टा में 12, कितना आ गया? 25%। ठीक है, आपके पास 25% दर आ गई। क्यों? क्योंकि उसने कहा है समान दर पर, इसका मतलब पहले दर तो पता होनी चाहिए। इसका मतलब दर कितनी है? 25%। यह धनराशि कितने वर्ष में समय से 10 गुना हो जाएगी? राशि 10 गुना हुई है, इसका मतलब राशि 100 रुपये से कितनी हो गई? 10 गुना 1000 रुपये। ठीक है, 10 गुना, इसका मतलब मूलधन तो 100 रुपये है, मिश्रधन कितना है? 1000 रुपये। क्योंकि उसने पूछा है कितने समय में खुद का 10 गुना हो जाएगी, इसका मतलब मिश्रधन है 10,000 रुपये। तो ब्याज कितना मिला है यहाँ पर हमें? देखिए 100 से 1000 हुए हैं तो 900 रुपये ब्याज हो गया। मूलधन हमने 100 मान रखा है, दर हमने निकाल रखी है उसी दर से, इसका मतलब 25%। अब हमें समय पूछा है तो टी का मान पूछा है, बट्टे में 100। टी बराबर में क्या आ गया? 9 गुणा में 100, 900 को लिखा है 9 गुणा में 100 और बट्टा में 25, 4 से कट गया, 9 चौके 36 वर्ष आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्ट सही करिए, आपका बिल्कुल सही होगा। क्या करना है? उसने कहा है समान दर पर, तो पहले दी हुई राशियों से दर निकालनी है। बस ध्यान ये रखना है कि धनराशि 4 गुना हुई है तो ये मिश्रधन है। अगर बोलता है ब्याज 4 गुना हुआ है तो वो ब्याज की बात कर रहे हैं। देखिए उसने धनराशि की बात की है, धनराशि 4 गुना हो जाती है, इसका मतलब 100 रुपये क्या हो गए? 400 हो गए, तो ये 400 रुपये क्या है? मिश्रधन है। हम जानते हैं मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो यहाँ वैल्यू पुट करके हमने ब्याज निकाल लिया, या 100 से 400 रुपये हुआ है तो 300 रुपये ब्याज आया। फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, यहाँ से दर उठाई। अब दर क्यों उठाई? क्योंकि उसने कहा है समान दर पर, तो ये दर आ गई 25%। इसका मतलब 100 रुपये पूछा है, 10 गुना कितने में हो जाएंगे? इसका मतलब 100 कितने हो गए? 1000। इसका मतलब ब्याज कितना मिला? 900। दर है 25, समय पूछा है, वैल्यू पुट की है, आपका टी बराबर आ गया 36 वर्ष। चलिए
अगला सवाल है 35 आदमी एक काम को 6 दिन में करते हैं। अच्छा सवाल रहेगा, सीईटी वाले अच्छे से पढ़ के जाना। टाइम एंड वर्क पर एक सवाल आएगा, शानदार सवाल आएगा। यह आसान सा सवाल है, बिल्कुल थोड़े लेंथी सवाल भी करेंगे इनमें, ये बिल्कुल आसान सा सवाल है जो तो देख करके जाना ही है आपको भाई। उसने कहा 35 आदमी एक काम को करते हैं 6 दिन में, तो 7 आदमी उसी काम को आधा हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेंगे। जब भी ऐसे सवाल आ जाए बुकों में मिलेगा MDH वगैरह, वो बिल्कुल भूल जाना। आप लोग यहां लिखना आदमी, यहां पर लिखना काम और यहां लिखना दिन। अगर घंटे दिए गए हैं तो गुणा में घंटे कर देना, अगर क्षमता दी गई है तो क्षमता गुणा में कर देना। यहीं पर काम के साथ में अगर काम दिया है तो ठीक है, अगर रुपए दिए गए हैं तो रुपए यहां लिख देना भाई। उसने क्या बोला है वो लिखो। 35 आदमी किसी काम को करते हैं, हमने मान लिया काम है एक, कितने दिन में करते हैं, दिन है तो 6 दिन लिख दो। अब उसने पूछा है 7 आदमी, इसका मतलब आदमी के नीचे 7 लिखो। क्या कहता है, उसी काम का आधा हिस्सा, काम पहले एक कर रहे थे तो आधा क्या हो जाएगा उसका 1/2 हो गया। कितने दिन में पूरा कर लेंगे, हम मान लो D दिन में। ये लिखने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, एक पहाड़ बनाना है। देखो पहाड़ कैसे बनते हैं ये। अब दूसरी चीज जो बच गई उसको इसके बराबर में कर देना। कैसे पहाड़ बनाए देखिए, दिख गया। इन सब का गुणा कर दीजिए, बाकी बचे का गुणा बराबर में लिख देना। 7 गुणा में 1 गुणा में D किसके बराबर आ गया 35। जो बच गए उनका गुणा के बराबर कर देना, आधा और गुणा में 6। 7 से कट गया ये 5 बार, 2 से कट गया ये 3 बार। हमारा D बराबर कितना आ जाएगा, 5 दिए 15। तो 15 दिन में ये काम कर लिया जाएगा। कितने दिन में, 15 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। कैसे करना है, जब भी कह दे इतने आदमी एक काम 2 काम 3 काम को इतने दिनों में करता है, 7 आदमी 8 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, उसी काम बोल दे तो काम एक ले लेना, आधा बोले आधा, जितने गुणा बोले यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना। तो देखो हमने आदमी है 35, काम लिया है 1 और 6 दिन ये दे रखा है। 7 व्यक्ति आधा काम पूछा है तो आधा लिखा है, कितने दिन में D मान लिया। अब हमेशा ध्यान रखना है कि जो चीज़ है पहाड़ बनाना है और जो चीज़ बच गई उसको बराबर में गुणा में ले आना। तो 7 गुणा में 1 गुणा में D, बाकी बचे हुए के गुणा के बराबर कर देना। सोल्व करने पर D बराबर हमारा कितना आ गया भाई 15, आपका आंसर आ जाता है। चलिए आगे वाला सवाल करते हैं। अब एक निश्चित राशि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 874 रुपये है, राशि ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो 2 साल का अंतर और 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का पक्का क्वेश्चन आएगा सीईटी में, या 2 साल अंतर या 3 साल का अंतर। तो अभी 2 साल के अंतर का ध्यान रखना, फॉर्मूला मैं लिखा देता हूं। 2 साल में 2 साल SI सिंपल इंटरेस्ट व CI कंपाउंड इंटरेस्ट के अंतर का फॉर्मूला लिखा रहा हूं मैं, के अंतर पर बेस जब भी सवाल आएगा तो ये वाला फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। लिखना क्या है हमें, अंतर बराबर में लिख देना, मूलधन गुणा में दर की स्क्वायर बट्टा में क्या आएगा 100 गुणा 100। यही आपका आंसर रहेगा। अंतर बराबर मूलधन गुणा दर की स्क्वायर बट्टा में 100 गुणा में 100। अब देखो उसने क्या पूछी है, राशि पूछी है, मूलधन पूछा है भाई। अंतर कितना दे रखा है 874 दे रखा है 874 रुपये। मूलधन हमसे पूछा है, P की वैल्यू पूछी है भाई। दर कितनी दे रखी है 10%, तो 10 की स्क्वायर होगी बट्टा में 100 गुणा में 10 की स्क्वायर 100 होती है। ये कट गया मान हमसे, ये 100 बट्टे में था, इधर आएगा गुणा में हो जाएगा 874 गुणा में 100। ये आपका आंसर आ गया भाई 87400। महत्वपूर्ण सवाल, अच्छे से पढ़ करके जाना भाई, सी इसका आंसर हो जाएगा। करना क्या है, 2 साल के SI और CI का अंतर देते ही ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ करके जाना। 2 साल के और CI और SI का अंतर दिया हुआ होगा तो मूलधन पूछेगा, अगर मूलधन दिया हुआ होगा दर दी होगी तो अंतर पूछेगा। जब भी ये पूछे तो अंतर बराबर होता है मूलधन गुणा दर की स्क्वायर बट्टा में 100 गुणा में 100। यहां पर वैल्यू पुट कर देना, जो पूछता है उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए
अगर शॉर्ट ट्रिक करनी हो तो दिया हुआ है भाई, क्या दिया हुआ है, 874 रुपये अंतर। तो 2 साल का 10% की दर से SI तो होता है आपका 20 और CI होता है आपका 21। तो 20 और 21 का अंतर कितना हो गया, ऊपर अंतर दिया गया तो नीचे भी अंतर 1। ज्ञात क्या करना है, 100 रुपये, क्योंकि मूलधन माना 100 रुपये होता है। तो हमारे वाला फॉर्मूला हुआ है दिया हुआ बट्टे संबंधित गुणा में ज्ञात करना, तो उससे एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। दिया हुआ था अंतर, तो बट्टे में भी अंतर लिया है ब्याजों का। तो हम जानते हैं 10% की दर से 2 साल का SI होता है 20 और CI होता है 21। ठीक है, तो 20 और 21 का अंतर है 1 और गुणा में ज्ञात क्या करना था, माना मूलधन 100 मानते हो तो 100 की वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो एक लाइन में हो जाएगा। कॉन्सेप्ट मत छोड़िए, ये फॉर्मूला याद रखिए भाई, ज़्यादा सही है आप लोगों के लिए। जो बच्चे रेलवे और GD की तैयारी करेंगे उनके लिए शॉर्ट ट्रिक की जरूरत होती है। पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर एक एक लाइन में आंसर निकालने सीखेंगे। ठीक है, तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण रहेगा, दिया हुआ संबंधित गुणा ज्ञात करना है ना। चलिए 12 नंबर सवाल है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। ध्यान रखना, धन दुगना हुआ है, इसका मतलब माना मूलधन कितना, 100। मूलधन कितना हो गया भाई, 100 हो गया। अब बढ़ करके दुगना हो गया, इसका मतलब 200 रुपये क्या हो गया हमारे पास है, मिश्र धन हो गया। तो ब्याज कितना मिला, 100 रुपये। मूलधन मान रखा है आपने 100 गुणा में 8 वर्ष में, इसका मतलब उसने समय कितना दे रखा है, 8। दर R का मान पूछा है, बट्टा में 100, 100 से 100 काट देना। आपका मान आया है 100 बट्टा में 8R। यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो आपका मान 25 बट्टा में 2, 4 के पहाड़े से काट दिया गया है। हम जानते हैं 25 बट्टा 2 बराबर में किसके होता है, 12.5%। तो दर बराबर कितनी आ गई हमारे पास में, 12.5%। क्या करना है, ध्यान रखना, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो गया। धन दुगना हो रहा है तो मिश्र धन की बात कर रहा है, ब्याज दुगना होता है तो ध्यान रखना 200 रुपये होगा वो ब्याज होगा। तो यहाँ पर 100 से 200 रुपये हुए हैं, इसका मतलब धन दुगना हुआ है, इसका मतलब ये मिश्र धन की बात कर रहे हैं। तो 100 से 200 हुए हैं तो कितने रुपये बढ़ा होगा, ब्याज कितना मिला होगा, 100 रुपये। तो 100 से 200, 100 में 100 जोड़ा 200 हो गया ना। तो ऐसे ही तो हमने वैल्यू पुट कर दिया फॉर्मूले में, जो कि SI का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय और बट्टा में 100 होता है। इसमें वैल्यू पुट किए, ब्याज 100 दे रखा है, माना मूलधन 100 माना है हमने, और दर कितनी है निकालनी है, समय दे रखा है 8 और बट्टे में 100। सॉल्यूशन किया, हमारा मान आया 12.5। शानदार सवाल है भाई, जिसको PDF चाहिए मैसेज कर देना। चलिए 13 नंबर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, अच्छा सवाल है। कहता है एक दुकानदार 2 रुपये में, एक दुकानदार 2 रुपये में क्या कर रहा है, एक दुकानदार 2 रुपये में 6 की दर से टॉफियां खरीदता है, 4 रुपये में 9 की दर से बेच देता है। ध्यान रखना, हम जानते हैं रुपया हमारे लिए सर्वोपरि है, तो यहाँ रुपया लिखना, यहाँ वस्तु लिखना, यहाँ भी रुपया लिखना और यहाँ वस्तु लिखना। मेरी बात मानना, ये शॉर्ट ट्रिक है, समझा देता हूँ कैसे। यहाँ पर जो उसने क्रय मूल्य की बात की है वो लिखना है, यहाँ पर विक्रय मूल्य की बात करनी है जो वो लिख रहे हैं। फिर हम जानते हैं कि हम हमेशा तुक्के मारेंगे या हवा में तीर चलाएंगे, तो यहाँ पर हवा में तीर चला दिया। देखो, जिसका गुणा जहाँ पर होकर के आएगा वो वैल्यू यहाँ लिख देना। ये आपके आंसर निकालने का तरीका है। देखो कैसे, 2 रुपये की 6 की दर से टॉफियां खरीदी, तो रुपये 2, टॉफी कितनी 6। 4 रुपये की 9 की दर से बेच दी, विक्रय मूल्य क्या है 4 रुपये है, टॉफी कितनी है 9 है। हवा में तीर मारो, 9 दुए 18, इनका गुणा यहाँ लिखा जाएगा 18। फिर देखो 6 गुणा में 24, 4 24। तो खुद बताओ ये वाली चीज़ क्या पढ़ रहे हैं हम, क्रय मूल्य पढ़ रहे हैं, ये वाली चीज़ विक्रय मूल्य पढ़ रहे हैं। क्रय मूल्य 18, विक्रय मूल्य 24, फायदा हो गया, कितने का लाभ हो गया भाई, 6 रुपये का। लाभ और हानि का प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर निकलता है। क्रय मूल्य कितने हमारे पास 18, प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा किया जाता है। वैल्यू आ गई आपके पास में
100/3। 6 से 18 3 बार कट गया है तो नीचे 3 बचा है, ऊपर 100 है, तो 100/3 जिसको लिखा जा सकता है 33 से ही 1/3। जिसको ये भी नहीं पता तो थोड़ा गौर करना। 100 में 3 का भाग दिया, 33 बार पूरा गया 99, एक रिमाइंडर, तो जो पूरा भाग जाता है वो यहाँ पर लिखेंगे, रिमाइंडर को ऊपर और जिससे भाग दिया है उसको नीचे। तो आपका उत्तर है 33 से ही 1/3%। डी आपका आंसर है। करना क्या है, ये चीज़ अच्छे से सीख लेना, शॉर्टकट है, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। हमें लिखना है क्रय मूल्य की बातें इधर, विक्रय मूल्य की बातें इधर। हमारे लिए रुपया सर्वप्रिय है तो पहले रुपये लिखिए, उसके नीचे क्रय मूल्य वाली वस्तु लिखिए, यहाँ भी रुपये लिखिए और वस्तु लिखिए, और हवा में तीर चला दीजिए, जहाँ तीर चल करके आए उत्तर वहीं लिख दीजिए। तो हमने लिखा 2/6, 4/9, 9 का गुणा 2 के साथ और गुणा करके हमने लिखा 18, 6 का गुणा 4 के साथ हमने लिखा 24। ऊपर पढ़ के देखो, क्रय मूल्य दिख रखा है कितना है 18, विक्रय मूल्य कितना हो गया आपके पास में 24। तो खुद बताओ 18 वाली चीज 24 में बेचेंगे तो फायदा कितने रुपए का, 6 रुपए का। सदैव याद रखना है, लाभ हानि की तुलना की जाएगी वो क्रय मूल्य से की जाएगी। तो बट्टे में क्रय मूल्य आया, प्रतिशत निकालना है तो सदैव संख्या को 100 का गुणा किया जाता है, इसलिए 100 का गुणा हुआ, सोल्व किया तो अपने पास आया 33 से 1/3%। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सवाल भी अच्छा रहेगा, इंपॉर्टेंट है। 21 पेनों का क्रय मूल्य, जब भी बात कहे ध्यान रखना सवाल के लिए, इस वाली साइड में जो क्रय मूल्य दिया गया है वो लिखना, इधर जो विक्रय मूल्य दिया गया है या बोल रहा है सवाल में वो लिखना। पहले तो ध्यान रखना लिखना है, जब बराबर कह दे तो इनके स्थान बदल देने, बराबर कह दे तो स्थान बदल देने, नहीं कहा है तो बराबर करके फिर स्थान बदलेंगे, ठीक है। तो देखो उसने क्या कहा, 21 पेन का क्रय मूल्य, उसने क्या कहा है, पहले ये लिख लेते हैं, 21 पेन का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 15 पेन के विक्रय मूल्य। मैंने क्या कहा, जब भी ये बराबर में बात कही तो इनके स्थान बदल दो, 15 इधर ले आओ और 21 इधर ले आओ। अब ऊपर पढ़ के देखो, क्रय मूल्य कितना है 15, विक्रय मूल्य कितना है 21, फायदा कितने का हो गया हमें, खुद बताओ। 15 वाली चीज 21 में बेची, 6 रुपए का। लाभ और हानि का प्रतिशत किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 15, प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, 3 का भाग 2 बार, 3 का भाग 5 बार, ये हुआ गया 20 बार। आपका मान आ गया 40%। आपका आंसर है डी। वापिस से अगला सवाल देख लेते हैं। ध्यान रखना मैंने क्या कहा है कि इधर वाली साइड पहले क्रय मूल्य लिखना है, इधर लिखना है विक्रय मूल्य। अगर ये बराबर कह दे फिर इनके स्थान बदलने। अब पढ़ के देखो उसने क्या कहा, यदि 320 पेन का विक्रय मूल्य, तो ये किस साइड में जाएगा, बी। विक्रय मूल्य बोला है तो विक्रय मूल्य की साइड में लिखो 320 किसके बराबर है, 400 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय मूल्य के बट्टे में क्या लिखो 400। जब भी बराबर हो जाए उसके बाद में इनके स्थान बदल देना, तो 320 इधर आ गया, 400 इधर आ गया। अब खुद बताओ 320 तो क्या है क्रय मूल्य, 400 रुपये क्या है विक्रय मूल्य। तो 320 वाली चीज 400 में बेचते हो तो क्या होता है भाई, लाभ होता है। कितने रुपए का हुआ, 80 रुपए का। लाभ और हानि का प्रतिशत किस पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर। कितना है क्रय मूल्य है 320, प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, 8 से 4 बार कटा, 100/4 कितना होता है आपका 25%। ये आंसर हो जाएगा। काफी बार पेपर में पूछा हुआ सवाल है, ध्यान से ये वाली चीज अच्छे से पढ़ के जाना। सबसे पहले क्या करना है हमें यही करना है कि जो क्रय मूल्य दिया गया है वो चीज क्रय मूल्य के नीचे लिखिए, जो विक्रय मूल्य दिया गया है विक्रय मूल्य के नीचे। जब अगर बराबर कह दे, ध्यान रखना ये कंडीशन है, अगर बराबर कह दे अब इनके स्थान बदल दो। इसका मतलब 320 कहाँ गया, क्रय मूल्य के नीचे, 400 रुपये विक्रय मूल्य के नीचे। तो हमने पढ़ लिया 320 तो क्रय मूल्य हो गया, 400 रुपये विक्रय मूल्य हो गया। खुद बताओ छोटे वाली चीज बड़े में बेचेंगे, फायदा 80 रुपये का। हमेशा किस पर निकलेगा लाभ हानि का प्रतिशत, क्रय मूल्य पर। तो बट्टे में क्रय मूल्य, प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा। 16 नंबर सवाल पर चलते हैं। देखिए पढ़ते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करते हैं। तो ध्यान रखिए लाभ हानि में क्या कॉन्सेप्ट कहता है कि सदैव ध्यान रखिए लाभ और हानि का प्रतिशत
क्रय मूल्य पर निकाला जाता है जब तक ना कहे, बट इस सवाल में उसने विक्रय मूल्य पर निकालने का कह दिया। तो देखिए इस केस में क्या करना है कि हम मान लेते हैं भाई विक्रय मूल्य 100 रुपये। कितने रुपये हैं? 100 रुपये। तो उसने हानि कही है, हानि किस पर है? विक्रय मूल्य का 20% है। विक्रय मूल्य का 20%। विक्रय मूल्य 100 का मतलब गुणा 20% हटाया बट्टे में 100 आया। कितने रुपए की हानि हो गई? 20 रुपये की हानि हुई है भाई। खुद बताओ, इसका मतलब वस्तु क्या है? कम में बेची गई होगी, तो क्रय मूल्य क्या रहा होगा? 100 से तो ज़्यादा ही। कितना ज़्यादा? 20 रुपये। तो यहाँ पर क्रय मूल्य आपका आ जाएगा 120 रुपये। समझ में आ गया? हमने देखो हानि कैलकुलेशन कर लिया विक्रय मूल्य पर, तो हमने पहले से विक्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया। तो 100 का मतलब गुणा 20% बट्टे में 100%, हटाते हैं बट्टे में 100 आता है। 20 रुपये की हानि हुई है। इसका मतलब 100 रुपये तो विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य ज़्यादा ही रहा होगा, तभी तो हानि है। कितना ज़्यादा? 20 रुपये ज़्यादा, तो 120। अब उसने पूछा है कि हानि बताओ, तो अब हम जानते हैं हानि क्या होती है, क्रय मूल्य पर निकलती है। हानि 20 रुपये की, क्रय मूल्य कितना निकल गया? 120। प्रतिशत निकालने के लिए हानि का क्या करेंगे? 100 का गुणा किया जाता है प्रतिशत निकालने के लिए। तो हमारे पास यहाँ से मान आया है आपका 6। 50/3% की क्या है? आपकी हानि है। कितनी? 50/3। ऑप्शन देखते हैं। हाँ, आपका डी उत्तर है। 50/3 आपकी हानि है। अगर पूछ लेता इतने से ही इतने, तो याद रखना 16 से ही 2/3% की हानि। तो यही आपका आंसर था 50/3। तो ये आपका आंसर आ गया। तो याद रखना है, ध्यान रखना, लाभ हानि का प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकलता है। अगर ऐसी कोई शर्त आ जाए तो विक्रय मूल्य पर कहे तो विक्रय मूल्य को 100 मान लेना। अगर हानि कहे तो रुपए आ जाएंगे, जितनी बोले उतने ही रुपए होते हैं। यही सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। तो 20 रुपये की हानि थी, तो क्रय मूल्य हमेशा बड़ा रहेगा। अगर लाभ कह देता तो ध्यान रखना क्रय मूल्य कम हो जाता। अगर इसी सवाल में कह देता कि वो 20% लाभ होता है, किस पर? विक्रय मूल्य पर। 20% क्या होता है? लाभ होता है। किस पर? विक्रय मूल्य पर। तो याद रखना विक्रय मूल्य तो कितना है हमारा? 100 रुपये मानना है। क्यों? कि लाभ निकाल सको, तो जो बोले वही लाभ है। 20 रुपये का लाभ हुआ है, इसका मतलब क्रय मूल्य हमेशा ध्यान रखो कम रहा होगा। कितना? 20 रुपये कम, तो 80। तो रियल लाभ कितना रहेगा? तो रियल लाभ का प्रतिशत हो जाएगा 20 रुपये का लाभ, क्रय मूल्य 80 और गुणा में 100, आपका मान आ जाएगा 25%। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल पक्का आएगा प्रतिशत वृद्धि पर। ये 2D आकृति और 3D आकृति दोनों पर पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आयत है और उसने कहा है आयत की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ध्यान रखना क्षेत्रफल दो राशियों का गुणा होती है, तो 2 बार क्रमिक बढ़ोतरी का सूत्र लगाया जा सकता है। देखो दोनों में बढ़ा है तो प्लस 10%। अगर कहता है एक में बढ़ा एक में कम होना तो प्लस और माइनस ले लेंगे। क्रमिक बढ़ोतरी का सूत्र या कमी का सूत्र होता है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी। यहाँ पर प्लस होगा प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और इसके बट्टे में 100। प्लस वहाँ लेना है जहाँ पर वृद्धि बोले, माइनस वहाँ लेना है जहाँ कमी बोले। 2 बार है इसलिए ए और बी, ये यहाँ पर ये मान है ए आपका, ये है बी। तो आपका इससे उत्तर करें तो 10 की वृद्धि है प्लस का 10 प्लस के 10, प्लस में ऊपर भी 10 प्लस का आएगा गुणा में 10 और बट्टा में 100। आपका मान आ जाता है 10 और 10 20 प्लस के 1 21। तो 21% की क्या होगी आपके बढ़ोतरी हो गई है अभी क्षेत्रफल में। अगर यूँ ना करें तो याद रखना है हमें कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आपका। लंबाई गुणा चौड़ाई, ए गुणा में बी बोल सकते हो, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हम मान लेते हैं शुरुआत में ये 100 थी और ये भी 100 थी, या 10-10 मान लो। चलो 10-10 मान लेते हैं, 10 लंबाई है 10 ही चौड़ाई है। तो हमारे पास क्षेत्रफल कितना आ गया 100 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब 10 का 10% बढ़ोतरी कितनी होती है 1। इसका मतलब लंबाई में भी 1 की बढ़ोतरी और चौड़ाई में भी 1 की बढ़ोतरी। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 11 गुणा 11 121। तो खुद बताओ 100 से कितना बढ़ गया 21 बढ़ गया। तो तुलना 100 से ही कर रहे हैं तो 21% ही आपका आंसर हो जाएगा। ये भी तरीका रहता है, दोनों तरीके हैं। एक तीसरा तरीका अगर आप पढ़ना चाहो कि 2 बार बढ़ोतरी है तो 100 में जोड़ दो, कमी है तो 100 से घटा दो। 2 बार है
तो 2 बार गुणा कर दो, और बट्टे में 2 बार है तो 1 कम 100 आएगा। जो आपका मान आता है सदैव याद रखना, उसमें से 100 घटाना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ से 2 बार कट गया, 11 की स्क्वायर कितनी होती है 121। हमेशा याद रखना 100 घटाना है, तो 21 प्लस का है तो 21% की बढ़ोतरी। अच्छा सवाल है, तीनों तरीके हैं, आप जो सही लगे वो कर लेना। तो ये 70% आएगा, आयत में और घन में दोनों में पूछे जाने की संभावना रहती है। अगर कह देता वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की बढ़ोतरी हो तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ध्यान रखो, क्षेत्रफल 2 राशियों का गुणा है, तो भुजा में 20 की वृद्धि हुई है तो 20 + 20 2 बार 20 की वृद्धि दिखा दोगे, तो आपका 44% उत्तर होगा। ध्यान रखना, 20 + 20 प्लस में 20 गुणा में 20 बट्टा में 100, ये वाली फॉर्मूले से, ठीक है। तो आपका 44% आंसर हो जाएगा। इस वाले केस में कितना है आपका 21%। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि आ गया घन वाला, तो घन होती है आपकी 3D आकृति। अगर क्षेत्रफल पूछे तो 2 राशियों का गुणा, और आयतन पूछे तो 3 राशियों का गुणा। हमें सूत्र ना याद हो तो भी हो जाएगा। देखो, 3 राशियों का गुणा होता है, या तो 3 बार वृद्धि हुई होगी, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, इसका मतलब 10 की वृद्धि, फिर 10 की वृद्धि, और फिर 10 की वृद्धि। अगर सूत्र लगाते हो तो पहले इन दोनों में लगाओ। हमारा इस दोनों में सूत्र लगाने पर पीछे मान आ गया था, देखो 21%। अब ये 21 और इस 10 के मध्य में वही सूत्र लगा दो आपका, 21 + के 10 प्लस में 21 गुणा में 10, और बट्टा में कितना 100 भाई, गुणा से गुणा घट गया। हमारा मान आया 20, 21 और 10 कितने हो गए आपके पास में 31, ठीक है। प्लस में कितना हो गया 2, 21 बट्टे में 10 है तो पॉइंट लग जाएगा 1, तो आपका मान आ गया 2.1। आपका मान हो गया 33.1% की वृद्धि। एक तरीका यही कि 3 बार वृद्धि हो तो पहले 2 में नियम लगाओ, फिर जो आंसर है उसका और तीसरे में वही नियम लगा दो। या फिर जितनी भी बार वृद्धि कहे या कमी कहे, तो हमने प्रत्येक बार 10 की वृद्धि की हुई है तो 10 110, 100 में 10% वृद्धि कहे तो जोड़ दो, कमी कहे तो कम कर दो। 110 एक बार होगी, दूसरी बार भी 110 2 बार, और ये तीसरी बार। जितनी बार होती है उससे एक कम 100 आता है। तो 3 बार है तो कितने बार आएंगे, एक कम कर दो 100, इसका मतलब 2 बार 100 आएंगे। अगर 2 बार है तो 1 बार 100 आएगा, अगर 4 बार है तो 3 बार 100 आएंगे। तो यहाँ पर 100 गुणा में 100, जो भी मान आएगा सदैव उसमें से 100 घटाना है। देखिए मान क्या है आपके पास में, 2 जीरो कट गए, 1 जीरो कट गया। हम जानते हैं 11 की पावर 3 कितनी होती है 13 31 होती है, और बट्टे में क्या है इसके 10 है, तो ये मान आ गया अपने पास में 133.1। 100 घटाया तो अपने पास मान क्या आया 33.1%। यह आपके पास है आंसर हो गया। तीसरा तरीका रहता है कि आपकी घन का आयतन का सूत्र लगाओ। घन का आयतन का सूत्र लगाओ, क्या होता है भाई, भुजा की क्यूब होता है, ठीक है। भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, ठीक है। तो ये भुजा की क्यूब होता है, तो वहां पर वैल्यू पुट करके देख लो। आप कोई भी मान लेना, भुजा 10 मानो तो 10 गुणा 10 गुणा 10 1000 हो गया। ऐसी 10% की वृद्धि हुई है तो 11 गुणा 11 गुणा 11 13 31 हो जाएगा। 1000 से कितना बड़ा है आपका आंसर है आ जाएगा। दोनों तरीके हैं, दोनों में से एक क्वेश्चन पूछेगा, या 21% वाला उत्तर होगा या 33.1% वाला। तो इसका उत्तर है 33.1। कारण ध्यान रखना, घन में आयतन की बात करें तो 3 बार वृद्धि हुई है, तो आप सूत्र से करो तो पहले 2 में अप्लाई करो। हमने पीछे अप्लाई करके निकाल दिया था, 21 होता है भी इनका। अब जो 21 है और 10 में भी वही सूत्र लगा दो। कौन सा, 21 प्लस का 10 प्लस में a गुणा में b और बट्टा में 100। 0 से 0 कटा है, फिर पॉइंट लगाया है, ये वाला तरीका। तो इससे 33.1 आ गया। दूसरा तरीका ये है, और तीसरा है कि आप घन के सूत्र में वैल्यू पुट करके आप आंसर निकालो, ठीक है। अब पढ़ते हैं, मैं देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर उपभोक्ता उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए जिससे इस माह में खर्च न बढ़े। देखो ये सवाल जरूर आएगा, या यूं कहेगा एक दुकानदार चावल के दाम में इतनी वृद्धि या चीनी के दाम में 10% की वृद्धि हो जाए तो कितना उपभोग कम करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे, या कह देगा 10% की कमी हो जाए तो कितना उपभोग अधिक करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो जब भी अपरिवर्तन का है सवाल आपके पास, क्या है अपरिवर्तन का, कि कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो सदैव याद रखना आप लिखना x
जो भी प्रतिशत में है वो ही मान। जैसे हमें देखो उसने क्या कहा 10%, वर्दी कहा है चाहे कमी कही, जो x वर्दी मान लो तो x हो गया 100 प्लस माइनस x। अगर वर्दी कहे तो प्लस ले लेना और कमी कहे तो माइनस ले लेना, और गुणा में 100 रहेगा। क्यों? प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा किया जाता है। किस केस में? जब भी कहना कि खर्च है परिवर्तन रहे तो सदैव याद रखना सूत्र होगा जो दिया गया है, आपको बढ़ोतरी दी है तो बढ़ोतरी लिखो, कमी लिखी है तो ऊपर सीधे वही वैल्यू रखो, और नीचे 100 प्लस कब लेना है? जब कहे बढ़ गया, और माइनस कब लेना है? जब कमी हो जाए। अब उसने क्या कहा है देखो 10% की वृद्धि हुई है, इसका मतलब बट्टे में क्या लेंगे हम? प्लस का लेंगे। तो 10 प्लस में बट्टे में 100 प्लस के 10। अगर वह कहता कमी तो यहाँ माइनस लिख देता मैं, गुणा में 100। हमारा मान आ गया 110 बट्टा में 110 और गुणा में 100। 0 से 0 कट गया, आपका मान आया है 100 बट्टे में 11। इसका मतलब 9 सही 1/9, 1/11%। 9 सही 1/11% आपका आंसर हो गया है। आपका आंसर है डी। जब भी खर्च अपरिवर्तन की बात कहे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन आप भूल करके भी छोड़ना मत भाई। देखो ये 20 वो क्वेश्चन है जो पक्के एग्जाम में देखने को मिलेंगे या इस कॉन्सेप्ट पर मिलेंगे। वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और मन लगा कर तैयारी करें। इस बार पक्के आपके इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भाई। तो हमें आगे बढ़े, आय परिवर्तन वाले सवाल हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो अच्छा सवाल है कि a बट्टा में b प्लस में b बट्टा a इक्वल टू 1 है, तो a की 3 प्लस b की 3 का उत्तर बताइए। अच्छा सवाल बन करके आता है। देखिए हमने क्या लिया, यहाँ से लघुत्तम ले लिया दोनों का, या संख्या लिख लेते हैं। पहले सवाल लिखा a बट्टा में b और प्लस में b बट्टा में a किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो यहाँ से हमने क्या लिया? लघुत्तम ले लिया, ए बी आया। तो यहाँ से क्या बन गया? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर किसके बराबर? 1 के बराबर। वैल्यू क्या हो गई? ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर किसके बराबर हो गया? ए बी के बराबर। ये हमसे पता चल गया जो दी गई है उससे। उसने पूछा है ए की 3 प्लस बी की 3 का मान पूछा है। तो ध्यान रखिए वैल्यू ही हम जानते हैं। ए की 3 प्लस बी की 3 का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? ए प्लस में बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में ए बी माइनस का ए बी। ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर और माइनस का ए बी, ये आपके ए की 3 प्लस बी की 3 का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। ए की 3 प्लस बी की 3 का फॉर्मूला बताइए, तो ए प्लस में बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और माइनस का ए बी। अब हमें कुछ नहीं करना था, इसमें वैल्यू हमने निकाल रखी है। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का मान देखो ए बी, ये वैल्यू ही पुट कर दो यहाँ पर। तो हमारा क्या आंसर हो गया? ए प्लस का बी और गुणा में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का मान क्या रखा? ए बी, और क्या है माइनस में ए बी। हम जानते हैं कि क्या आ गया आपके पास? शून्य आ गया। शून्य का किसी भी संख्या के साथ गुणा हो आपका आंसर सदैव क्या आएगा? शून्य आएगा। तो ये सिंपल सा था, बिल्कुल वैल्यू पुट करनी थी हमें, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया भाई? शून्य आपका आंसर हो गया। क्या करना है? सबसे पहले ही ध्यान दे लीजिए कि ए बट्टा में बी और बट्टे में है बी बट्टा में ए, प्लस में है बी बट्टा में। हमने लघुत्तम लिया है, हमारा लघुत्तम आ गया ए बी या बी ए, कोई बात नहीं आगे पीछे कैसे ही बढ़ लो। देखो बी से बी कट गया तो ए बचा है, ए का ऊपर ए के साथ गुणा हुआ ए स्क्वेयर, ऐसे ही बी का बी के साथ गुणा हुआ बी स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर हमारे पास क्या आ गया? ए बी के बराबर आ गया यहाँ से। अब हमें पूछा है उसने, उसकी तरफ चलते हैं। उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है कि ए की 3 प्लस बी की 3 का मान बताओ। हम जानते हैं ए की 3 प्लस बी की 3 क्या होता है? ए प्लस बी गुणा में क्या है? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस के ए बी के बराबर है। अब हमें ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का मान निकाल रखा है, वो यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करते ही ये शून्य हो गया, और शून्य के साथ किसी का मल्टीप्लाई हो तो क्या आता है? शून्य आता है। ये टॉप बेहतरीन 20 क्वेश्चन हमने आज कवर कर लिए। जिसको भाई साथी को ये वीडियो के PDF चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर देना।
जो कहीं पर भी दिक्कत आ रहे हैं तो आप अपने सुझाव जरूर देना कि किस पर वीडियो बनाएं। हम चलते चलते आपसे 2 बेहतरीन क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपका पहला सवाल है कि यदि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 80 है तथा x माइनस वाई का मान 8 है तो उसने पूछा है x और y का औसत होगा। इसका मतलब उसने सवाल में क्या पूछा है, उसने ये पूछा है x और y का औसत होता है x प्लस वाई, दो राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। ये आपको चेक करके बताना है कि क्या होगा बस। ठीक है, तो आपके लिए ये पहला सवाल रहेगा, औसत बताना है इनका। दूसरा सवाल रहेगा कि आपको अंडरूट में दे रखा है 13.608 की स्क्वायर माइनस के 13.392 की स्क्वायर और उसका क्या दे रखा है, ध्यान रखना इसके रूट के ऊपर होता है तो इसका मतलब 1/3 घात पूछिए। इस पूरे की सॉल्यूशन के बाद में 1/3 घात पूछिए। तो ये दोनों आपको सोल्व कर करके कमेंट बॉक्स में इसके आप आंसर दे सकते हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पूछना जरूर, ये दोनों ही शानदार सवाल की कैटेगरी में रहती है। ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिए सवालों को। पहला सवाल है ये और दूसरा सवाल रहेगा आपके लिए ये। वीडियो कैसे लग रहे हैं जरूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। आप ही का चैनल है, आप ही का परिवार है भाई। ठीक है, मन लगाकर तैयारी कीजिए, सुझाव जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।